तो स्टूडेंट वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 9th के लिए रेखाएं और कोण पर आधारित हमारा छठवां वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने भिन्न भिन्न प्रकार के कोणों के बारे में अध्ययन किया, कोण के प्रकार को देखा और साथ ही साथ शीर्षाभिमुख कोण को समझा और उस पर आधारित हमने एक प्रमेय को सिद्ध किया कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे बराबर होते हैं और उस पर हमने एक एग्जाम्पल को भी देखा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम तिर्यक रेखा, समांतर रेखा और जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो कोणों के कौन कौन से युग्म बनते हैं और उनमें आपस में क्या संबंध होता है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि तिर्यक रेखा क्या होती है। तिर्यक रेखा से पहले एक समांतर रेखा का थोड़ा देख लेते हैं। देखिए समांतर रेखा हम पीछे के वीडियो लेक्चर में हम बताए भी हैं, हालांकि फिर एक बार मैं बता दे रहा हूं। दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं आपस में समांतर तभी कहलाती हैं जब उनको इनफाइनाइटली दोनों तरफ से कितना भी आगे बढ़ाएं वो कभी भी आपस में एक दूसरे से न मिले। वो दोनों रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये हमने पढ़ा। अब देखते हैं तिर्यक रेखा क्या होती है। हमने यहाँ तिर्यक रेखा लिखा, इसको अंग्रेजी में हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तिर्यक रेखा क्या होती है? यह तिर्यक रेखा की परिभाषा क्या है? ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक, ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। मतलब ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदु, एक बिंदु का नहीं, ये भी एक शर्त है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। ओके, जैसे मान लीजिए कि एक रेखा ये हो गई, सपोज ये रेखा हमारी एल है और एक हमारी ये दूसरी रेखा क्या है? एम है। ओके, एक रेखा ये एल है और ये दूसरी रेखा क्या है? एम है। तो ये दो रेखा हो गई। और ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक, तो मैंने दो ही लिया है, दो से अधिक भी ले सकते हैं, जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे। अब एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे। जैसे मैंने एक रेखा ऐसे खींच ली। ओके, मान लीजिए ये रेखा क्या है? एन है। यह रेखा एल है, यह रेखा एम है और यह रेखा एन है। तो यहां पर हम यह देख रहे हैं कि जो रेखा एन है वो रेखा एल को और रेखा एम को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है। एक यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट पी है और एक वहां पे, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट क्यू। पी पे और क्यू पे इन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है। और जो रेखा एल है, ये एल, क्या एल दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है? देखिए, तो जो एल है वो केवल एन को प्रतिच्छेदित कर रही है। जो रेखा एम है वो भी केवल एन ही को प्रतिच्छेदित कर रही है। जबकि तिर्यक रेखा होने के लिए जो शर्त है वो क्या है? कम से कम दो रेखाएं होनी चाहिए। मतलब एक रेखा कम से कम दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे, या दो से अधिक को भी कर सकते हैं लेकिन दो से कम नहीं चाहिए। तो हमारी एल तिर्यक रेखा नहीं कहलाएगी और हमारा एम भी तिर्यक रेखा नहीं कहलाएगी, क्योंकि जो एल है वो केवल एन को प्रतिच्छेदित कर रहा है और जो एम है वो भी केवल एन ही को प्रतिच्छेदित कर रहा है। इसलिए जो एल है और एम है ये तिर्यक रेखाएं नहीं होंगी। जबकि जो एन है वो तिर्यक रेखा होगी। क्यों? क्योंकि जो एन है वो दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है, एल को भी और एम को भी। तो तिर्यक रेखा होने के लिए शर्त क्या है? कि ऐसी रेखाएं जो कम से कम दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे और वो भी अलग अलग बिंदु पे, एक ही बिंदु पे नहीं। मान लीजिए कि अगर ऐसी दो रेखाएं मैंने खींच लिया, मान लीजिए हमारा एल और ये एक रेखा है एम। ओके, ये रेखा एल है और ये रेखा एम है और मैं तीसरी रेखा खींच लिया एन। ओके, तो ये जो तीसरी रेखा मैंने एन खींचा है, ये जो तीसरी रेखा एन है वो रेखा एल को और रेखा एम को, दोनों रेखाओं को एक ही बिंदु ये ओ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। देखिए, ये जो रेखा एन मैंने खींची है, यह रेखा एन रेखा एल को और रेखा एम को, दोनों को एक ही बिंदु ओ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। उसी तरह रेखा एम भी, ये रेखा एम जो है वह भी रेखा एन और रेखा एल को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो एन है वो तिर्यक रेखा नहीं कहलाएगी, क्योंकि तिर्यक रेखा के होने के लिए दो शर्त है।
पहली तो शर्त यह है कि तिर्यक रेखाएं कम से कम दो रेखाओं को प्रच्छेदित करें, और दूसरी शर्त यह है कि उन दोनों रेखाओं को एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित न करें, अलग अलग बिंदु पे प्रच्छेदित करें, तभी वह तिर्यक रेखा कहलाएगी। क्लियर। इस वाले फिगर में जो n है वही तिर्यक रेखा है। इस वाले फिगर में कोई भी तिर्यक रेखा नहीं है, न ही L है, न ही M है, न ही N है। क्लियर। ये कंकरेंट लाइंस कहलाती हैं, उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन तिर्यक रेखा ये नहीं। अब कोई जरूरी नहीं है कि हम दो ही रेखाएं खींचे, हम दो से ज्यादा भी रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए L है, ये M है, ये N है, और ऐसे एक रेखा खींच लीजिए, ये मान लीजिए हमारा क्या है, P। तो ये जो रेखा P है यह तिर्यक रेखा कहलाएगी। क्यों? क्योंकि जो रेखा P है वो दो से अधिक रेखाओं को, L M N, मैंने तीन रेखाएं ली है, दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु को, मैंने L को इस बिंदु पर प्रच्छेदित कर रहा है, बिंदु A पर, M को बिंदु B पर, और N को बिंदु C पे। जो मैं P रेखा खींचा हूं, ये P रेखा, वो तीनों रेखाओं को तीन बिंदुओं पर प्रच्छेदित कर रहा है, इसलिए इस रेखा P को हम तिर्यक रेखा कह सकते हैं। ओके, तो यह रहा हमारा तिर्यक रेखा का कंसेप्ट। अगर ऐसे रेखाएं खींच दी जाए, मान लीजिए ऐसे, ये L है, ये M है, और ये N है, और एक ऐसे रेखा खींच लीजिए, सपोज ये P है, एक रेखा खींच लीजिए, ये रेखा Q है। अब इस L M N और P और Q, ये जो पांच रेखाएं हैं, इसमें हमें बतानी है कि कौन सी इसमें तिर्यक रेखा है। तो आप कैसे पता करेंगे? तिर्यक रेखा के लिए जो दो शर्त है, उसमें पहली शर्त क्या है? उसमें हमारी पहली शर्त यह है कि कोई भी रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती होनी चाहिए, और जब प्रतिच्छेदित करे दो या दो से अधिक रेखाओं को, तो वो अगर दो रेखा है तो दो अलग अलग बिंदुओं पे, अगर तीन रेखा है तो तीन अलग अलग बिंदुओं पे प्रच्छेदित करे, एक ही बिंदु पे ना करे, तभी उसे हम तिर्यक रेखा कहेंगे। तो मान लीजिए हम देख रहे हैं कि L को तिर्यक रेखा कह सकते हैं कि नहीं, जरा यह देखा जाए। तो देखिए जो L है ये Q को और P को दोनों को अलग अलग बिंदु पर प्रच्छेदित कर रहा है। देखिए ये जो L है ये Q रेखा है और P रेखा है, इन दोनों रेखाओं को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, और ये F। तो जो हमारी L है वो तिर्यक रेखा कहलाएगी। क्यों? क्योंकि L P और Q को, दो रेखाएं P और Q को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रच्छेदित कर रहा है, तो यह कहलाएगी। उसी तरह हमारी M भी तिर्यक रेखा कहलाएगी। क्यों M तिर्यक रेखा कहलाएगी? क्योंकि जो M है वो भी P और Q को, दो रेखाओं को C और D पे अलग अलग बिंदुओं पे प्रच्छेदित कर रहा है, तो हमारी M भी तिर्यक रेखा होगी। N तिर्यक रेखा होगी कि नहीं? तो N भी तिर्यक रेखा होगी, क्योंकि जो रेखा N है वो भी P और Q को दो अलग अलग बिंदुओं पर E और F पे प्रच्छेदित कर रहा है, तो ये हमारी जो N है, रेखा N, वो भी तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो L भी तिर्यक रेखा हो गई, M भी तिर्यक रेखा हो गई, और N भी तिर्यक रेखा हो गई। अब क्या P और Q तिर्यक रेखा है? जरा इसको भी हम जांच कर लेते हैं। तिर्यक रेखा के लिए शर्त क्या है कि कोई एक रेखा कम से कम दो रेखाओं को प्रच्छेदित करे, वो भी अलग अलग बिंदुओं पे। तो जरा P देखिए, ये रहा P, ये है P, ठीक। तो ये जो P रेखा है वो L को भी प्रतिच्छेदित कर रहा है, M को भी प्रतिच्छेदित कर रहा है, और N को भी प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो ये जो P रेखा है वो तीन रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो चलिए, तो पहला शर्त हमारा इस पे लागू हो रहा है। कौन सा पहला शर्त? कि एक रेखा कम से कम दो रेखाओं को प्रच्छेदित करती होनी चाहिए। तो ये तो दो से अधिक को प्रच्छेदित कर रहा है, तो ठीक ही है। और दो से अधिक मतलब ये जो P है वो तीन रेखाओं को प्रच्छेदित कर रहा है। तो अगर तीन रेखाओं को प्रच्छेदित कर रहा है तो तीन अलग अलग बिंदुओं पर प्रच्छेदित होना चाहिए। तो ये जो रेखा P है वो L को A पे, M को D पे, और N को E पे प्रच्छेदित कर रहा है, तो हमारी P भी तिर्यक रेखा होगी। उसी तरह Q भी तिर्यक रेखा है, क्योंकि जो Q है वो भी L को, M को, N को, तीनों रेखाओं को तीन अलग अलग बिंदुओं पर प्रच्छेदित कर रहा है। तो इस तरह हमारी Q भी एक तिर्यक रेखा हो। समझ गए? तो इस वाले फिगर में रेखा L, रेखा M, रेखा N, रेखा P और रेखा Q, जो पांच रेखाएं मैंने खींची है, ये पांचों की पांचों तिर्यक रेखाएं हो सकती हैं, पांचों की पांचों तिर्यक रेखाएं। जबकि इस वाले फिगर में L और M तिर्यक रेखा होगी, N नहीं होगी। सॉरी, L और M को N प्रच्छेदित करे तो L और M तिर्यक रेखा नहीं होगी, जबकि N तिर्यक रेखा होगी।
और इस वाले फिगर में हमारी जो P है यह तिर्यक रेखा है, लेकिन L, M, N इस तीनों में से कोई भी तिर्यक रेखा नहीं है। तो ये हमारा तिर्यक रेखा का क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया। क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि हम दो रेखा लेते हैं। जब भी किसी दो रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा दो बिंदुओं पर प्रक्षेपित करती है तो पहले प्रतिच्छेद बिंदु पे और दूसरे प्रतिच्छेद बिंदु पे चार चार कोण बनते हैं, मतलब कुल मिला के 8 कोण बनते हैं। इन 8 कोणों में एक युग्म का निर्माण भी होता है। 8 कोणों को मिला के कई सारे युग्म भी बनते हैं, और उन सारे युग्म के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि वो कैसे युग्म बनते हैं और उन युग्म को क्या कहते हैं। क्लियर। देखते हैं, यह N जो है वो एक तिर्यक रेखा है। जो रेखा L और M को बिंदु P और Q पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो इस P पे 4 कोण बनेंगे चारों तरफ से। तो इस कोण को मैंने 1 लिख दिया है, ठीक। इसको मैंने 2 लिखा, एंगल 2, ये एंगल 3, और ये हमारा एंगल क्या हो गया, 4 हो गया। उसी तरह ये हमारा एंगल 5 हो गया, ये एंगल 6 हो गया, ये एंगल 7 हो गया, और ये एंगल 8 हो गया। क्लियर। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 4 कोण यहाँ पे बनेंगे, और 4 कोण यहाँ पे बनेंगे, 5, 6, 7 और 8। क्लियर। अब ये जो 8 कोण बने हैं, इन 8 कोणों के कुछ नाम भी हैं और इनमें कुछ युग्म भी हैं। उनको देखते हैं। सबसे पहले बाह्य कोण देख लेते हैं कि इस 8 कोणों में किन कोणों को हम बाह्य कोण कहेंगे। क्लियर। तो इसमें जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ठीक। तो बाह्य कोण का मतलब ही होता है बाहर वाला। बाह्य मतलब बाहर। तो इन दो रेखाओं के L और M, ये जो दो रेखाएं हैं, इनके बाहर जो जो कोण बने हैं वो सभी बाह्य कोण है। तो ये जो L और M है, इसके बाहर कौन कौन कोण है, देखिए, 1 ये बाहर है, फिर 2 बाहर है, फिर 7 बाहर है, फिर 8 बाहर है। ये दो रेखाओं के ये बाहर कोण बने हुए। तो इनको हम क्या कहेंगे, बाह्य कोण कहेंगे। तो बाह्य कोण में होगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड और एंगल 8। 1, 2, 7 और 8, ये जो 4 कोण है, इन चारों को हम बाह्य कोण, आई मीन एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अब इसमें बाह्य कोण के बाद देखते हैं अंतः कोण किसे कहते हैं। तो जो अंतः कोण होगा इसको हम कहते हैं क्या, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अंतः, अंतः का मतलब ही होता है अंदर वाला, आंतरिक। तो ये जो दो रेखाएं L और M है, इसके भीतर जो जो कोण बने हुए हैं वही हमारे अंतः कोण कहलाते हैं। क्लियर। तो इसके भीतर कौन कौन से कोण बने हुए हैं, एंगल 3, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये जो 4 कोण है ये दो रेखाओं के अंदर बने हुए हैं, इसलिए हम इसे हम अंतः कोण कहेंगे। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, 3, 4, 5 और 6। क्लियर। ये जो कोण है ये हमारे क्या है, अंतः कोण कहलाते हैं। तो ये तो हुआ बाह्य कोण और ये हुआ अंतः कोण। क्लियर। अब युग्म देखिए कौन कौन से युग्म बनते हैं। तो इसमें 4 तरह के युग्म बनते हैं, आई मीन 4 तरह से कोणों के जोड़े बनते हैं। वो 4 युग्म क्या क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उन युग्मों को जानते हैं कि वो 4 तरह के युग्म क्या क्या होते हैं। ओके। ये सब तभी कहलाएंगे जब कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रक्षेपित करे। ओके। तो चलिए अब देखते हैं युग्म में कौन कौन सा युग्म है। ये तो बाह्य कोण और अंतः कोण हो गया। अब युग्म में कौन कौन सा होगा, तो युग्म में हमारा जो पहला कोण है वो कहलाता है संगत कोण, संगत कोण। ओके। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं। ये बाह्य कोण हो गया, ये अंतः कोण हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब मैं आगे जो युग्म बनते हैं उसको हम अलग से लिख रहे हैं फिर। तो युग्म में जो पहला युग्म है वो हमारा कहलाता है क्या, संगत कोण, संगत कोण, जिसको हम क्या कहते हैं,
करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब संगत कोण कैसे आप फाइंड करेंगे, उसको फाइंड आउट करने का एक तरीका है, एक ट्रिक है। चलिए वो ट्रिक हम बताते हैं कि संगत कोण इसमें कौन कौन सा है। ये सब जो युग्म में होते हैं, ये सभी जो वो वाय कोण और अंतः कोण दो हमने देखा, इसके बाद चार जो कोण हम बताएंगे चार तरह के, ये युग्म वाले हैं, मतलब हमेशा ये जोड़े में होंगे, अकेले नहीं होंगे। तो संगत कोण का कितना जोड़ा बनता है इस फिगर में, वो हम देखते हैं। जब तिर्यक रेखा दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रच्छेदित करे तो संगत कोण के कितने जोड़े बनते हैं। तो संगत कोण के चार जोड़े बनते हैं। वो चारों जोड़े कौन कौन से हैं उसको आइए हम समझते हैं। तो चारों जोड़े में देखिए, बिंदु P पे हम जो प्रोसेस अपनाएंगे, मतलब बिंदु P पे जो हम क्रियाकलाप करेंगे वही बिंदु Q पे भी करेंगे, तो हम संगत कोण फाइंड कर लेंगे, पता कर लेंगे। चलिए देखते हैं, इसको समझिए। जो मैंने कहा P के ऊपर, यहां देखिए P के ऊपर आइए और बाएं आइए तो आपको एक मिलेगा। मैंने क्या कहा, P के ऊपर और बाएं आएंगे तो एक मिलेगा। तो Q के भी ऊपर और बाएं आइए तो हमारा क्या मिला, 5। तो जो हमारा 1 और 5 है, एंगल 1 और एंगल 5, ये संगत कोण कहलाएंगे। क्लियर, एक जोड़ा मिल गया, एंगल 1 एंड एंगल 1 और एंगल 5, 1 और 5, ये संगत कोण का पहला जोड़ा है। ठीक, दूसरा जोड़ा देखते हैं। मैंने क्या कहा, जो बिंदु P पे हम जो प्रोसेस अपनाएंगे, जो क्रियाकलाप करेंगे वही Q पे करेंगे। तो मैंने इसके ऊपर और बाएं आया तो यहाँ भी ऊपर और बाएं। अब आइए मान लीजिए कि इसके ऊपर और दाहिने आइए तो 2 मिलेगा। तो इस Q पर भी ऊपर और दाहिने आइए, वही जो यहाँ पे करेंगे वही यहाँ पे, तो संगत कोण हमें मिल जाएंगे। ये फाइंड आउट करने का एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर और दाहिने 2 है, तो इसके भी ऊपर और दाहिने देखेंगे तो 6 है। तो इस तरह 2 और 6 भी हमारे संगत कोण कहलाएंगे। एंगल 2 और एंगल 6, ये संगत कोण का दूसरा जोड़ा हुआ। अब संगत कोण का तीसरा जोड़ा देखते हैं। तीसरा जोड़ा क्या होगा, तो इस P के नीचे आइए और बाएं आइए तो 4 मिलेगा। तो यहां पर भी नीचे आइए और बाएं आइए तो 8 मिलेगा। तो 4 और 8, एंगल 4 और एंगल 8, ये भी हमारा संगत कोण का एक जोड़ा हो गया। अब इसके P के नीचे आइए और दाहिने आइए तो 3 मिलेगा। इसके नीचे आइए और दाहिने आइए तो 7 मिलेगा। तो 3 और 7, एंगल 3 और एंगल 7, ये भी हमारा संगत कोण। इस तरह संगत कोण के हमने 4 जोड़े फाइंड किए। संगत कोण के 4 जोड़े होते हैं, अकेला नहीं होता, ये हमेशा जोड़ा में होता है, ये युग्म है। तो संगत कोण आई मीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 1 2 3 4, ये 4 जोड़े जो होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के होते हैं, संगत कोण के होते हैं। ये हुआ पहला युग्म हो गया। और जो दूसरा युग्म होता है वो होता है एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, एकांतर अंतः कोण। तो संगत कोण के तो 4 जोड़े होते हैं, लेकिन एकांतर अंतः कोण के 2 जोड़े होते हैं। देखिए, एकांतर और अंतः कोण। अंतः कोण का मतलब कि सबसे पहले तो शर्त यह है कि वह कोण अंतः होना चाहिए। अंतः मतलब 4 3 4 5 6, इसी चारों में से ही कोई ना कोई होगा, क्योंकि यहाँ पे अंतः शब्द का प्रयोग किया गया है। अंतः का मतलब अंदर वाला, भीतर। तो 1 2 और 7 और 8 ये कट गए चारों कोण, ये केवल 4 बचे, 3 4 5 6, यही 4 अंतः कोण है। लेकिन हमें अंतः कोण तो बताना नहीं, हमें तो एकांतर अंतः कोण बताना है। तो एकांतर अंतः कोण जो होते हैं वो कैंची जैसा होते हैं, कैंची की तरफ इसमें खींचेंगे। कैंची जैसा मतलब देखिए ऐसे और ऐसा, ये कैंची जैसा बना लीजिए यहाँ पे। और कैंची जैसा बनाएंगे तो अंतः में 3 4 5 6, यही 4 अंतः है। यहाँ कैंची जैसा बना लिए तो एंगल 3 और एंगल 5, ये एकांतर अंतः कोण का एक जोड़ा है। और एंगल 4 और एंगल 6, ये एकांतर अंतः कोण का दूसरा जोड़ा है।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 3 और एंगल 5, ये हुआ एक जोड़ा, और एंगल 4 और एंगल 6, ये हो गया हमारा दूसरा जोड़ा। तो ये एकांतर अंतःकोण के 2 जोड़े हुए। क्लियर। उसी तरह एकांतर बाह्य कोण के भी 2 जोड़े होते हैं, वह भी देखते हैं। एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, एकांतर बाह्य कोण। अब एकांतर बाह्य कोण क्या होंगे, तो सबसे पहले तो ये बाह्य कोण है, मतलब ये बाहरी होना चाहिए। तो आपका 3, 4, 5 और 6 ये तो कट गए, इसको हटा दीजिए। ठीक, क्योंकि 3, 4, 5, 6 तो अंतःकोण है। पहले तो बाह्य कोण होना चाहिए। तो बाह्य में 1, 2 और 7 और 8, ये जो 4 कोण है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, यही बाह्य कोण है। लेकिन हमें बाह्य कोण नहीं बताना, हमें तो एकांतर बाह्य कोण बताना है। तीनों बाह्य कोणों में कैंची जैसा आप बना लीजिए तो हमारा एकांतर बाह्य कोण निकल जाएगा। कैंची जैसा मतलब देखिए ऐसे और ऐसे। तो एक एंगल 1 और एंगल 7 ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। और तिरछा माने एक तिर्यक रेखा के बाएं होना चाहिए, तो एक तिर्यक रेखा के दाएं होना चाहिए। यह कैंची जैसा कहने का ये मतलब है। तो एंगल 1 और एंगल 7, 1 और 7, एंगल 1 और एंगल 7, ये एकांतर बाह्य कोण हुआ। उसी तरह एंगल 2 और एंगल 8 ये भी हमारा एकांतर बाह्य कोण। एंगल 2, कोण 2 और कोण 8, ये भी हमारा क्या हुआ, एकांतर बाह्य कोण हुआ। क्लियर। तो इस तरह एकांतर बाह्य कोण के भी 2 जोड़े होते हैं, एकांतर अंतःकोण के भी 2 जोड़े, संगत कोण के 4 जोड़े। अब देखते हैं चौथा, फाइनली जो लास्ट है चौथा क्या है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। ठीक, ये चौथा हो गया, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। ये लंबा है, इसके लिए एक शब्द भी है, इसको हम कहते हैं क्रमागत अंतःकोण या संबंधित कोण या सह अंतःकोण, कोई इंटीरियर एंगल। इसके 3 नाम है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण कहिए, या क्रमागत अंतःकोण कहिए, या कोई इंटीरियर एंगल आई मीन सह अंतःकोण कहिए। ठीक, ये तीनों एक ही नाम है। या तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण कहिए, बातें कहिए, को इंटीरियर एंगल। क्लियर। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण को ही हम क्रमागत अंतःकोण भी कहते हैं, संबंधित कोण भी कहते हैं और सह अंतःकोण भी कहते हैं। ये 3 नाम है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है, तो देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो ये तो हमारी तिर्यक रेखा हो गई, इसको हटा दीजिए। तो ये हमारी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर इस ओर चलेंगे तो 2 है, 3 है, 6 है और 7 है, ये 4 कोण है। और तिर्यक रेखा के इस ओर आएंगे तो 1 है, 4 है, 5 है, 8 है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो इस ओर में ये 4, इस ओर में ये 4। लेकिन एक ही ओर बने अंतःकोण देखना है, तो अगर हम इस ओर आएंगे तो अंतः में ये 2 और 7 ये तो कट जाएगा, क्योंकि ये बाह्य है। तो ये 2 भी कट गया, 7 भी कट गया, तो 3 और 6 ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण कोणों का जोड़ा है। तो एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6। ठीक, ये मिला एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। और दूसरा बनेगा जब तिर्यक रेखा के इधर आएंगे बाएं साइड में, तो 1 और 8 तो बाह्य कोण है, ये दोनों कट गया, तो 4 और 5 जो है ये हमारा एंगल 4 और एंगल 5, 4 और 5 ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है। क्लियर। तो यहां हमने 4 तरह के युग्म के बारे में पढ़ा। क्या, संगत कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण
और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण के और भी 3 नाम हैं, जिन्हें हम क्रमागत अंतःकोण भी कहते हैं, संबंधित कोण भी कहते हैं और सह अंतःकोण भी कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह जब कोई तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रच्छेदित करे तो ये 4 तरह के कोणों के जोड़े बनते हैं, जिन्हें हम क्रमशः संगत कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण कहते हैं। वे युग्म कैसे हम बनाते हैं इसको हम सीख लिए कि वो जोड़े कैसे कैसे, संगत कोण के जोड़े हम कैसे पता करेंगे, एकांतर अंतःकोण का जोड़ा हम कैसे पता करेंगे, एकांतर अंतःकोण का जोड़ा हम कैसे पता करेंगे और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का जोड़ा हम कैसे पता करेंगे। क्लियर? अब इसी में थोड़ा सा एडिटिंग कर दें, थोड़ा सा बदलाव कर दें, मतलब कि जो रेखा L और M जो थी, यह रेखा L और M समांतर रेखाएं नहीं, देखिए ऐसे और ऐसे समांतर नहीं। यदि यही रेखा L और M समांतर हो जाए तो ये जो तिर्यक रेखा N है जो इनको प्रच्छेदित कर रही है, अगर ऐसा हो तो ये जो 4 हमारे युग्म बने हैं ये आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब संगत कोणों का जो जोड़ा है वो आपस में बराबर होगा, एकांतर अंतःकोण का जोड़ा है वो आपस में बराबर होगा, एकांतर बाह्य कोण का जोड़ा है वो आपस में बराबर होगा, और जो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है ये आपस में बराबर तो नहीं होते हैं, लेकिन इनका योग 180 अंश होता है। ओके, मतलब इसको हम नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में भी देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। क्या यदि यही L और M समांतर, ये L है और ये क्या है, M है, और ये मान लीजिए रेखा क्या है, N है। क्लियर? और जो एंगल हमने बनाया था ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, और ये 4 था, ये 5 था, और ये क्या था, 6 था, ये 7 था और ये 8 था। क्लियर? और यहाँ पे ये L और M ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। पहले वाले फिगर में समांतर नहीं था, इसमें समांतर मैंने बनाया है। तो यदि यही L और M समांतर हो तब ये तिर्यक रेखा इस समांतर रेखाओं को 2 अलग अलग जगहों पे प्रच्छेदित करें तो ये जो संगत कोण बने हैं ये आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाते हैं। आई मीन जो एंगल 1 और एंगल 5 है ये आपस में एंगल बराबर होगा, ये सब आपस में बराबर हो जाएगा। ओके, ऐसा। तो संगत कोण अम्म बराबर नहीं होते हैं, लेकिन संगत कोण आपस में बराबर तभी हो जाएंगे जब तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रच्छेदित करे। यह शर्त है। तो जब तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रच्छेदित करेगा तभी संगत कोण बराबर होता है। यदि 2 समांतर रेखाओं को प्रच्छेदित नहीं कर रहा है तो संगत कोण के जोड़े तो हमें मिलेंगे, लेकिन संगत कोण के जोड़े आपस में बराबर नहीं होंगे। ये आप चीज ध्यान में रखिएगा। उसी तरह एकांतर अंतःकोण के जो है 3 और 5, 3 और 5, 4 और 6, ये सभी के सभी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, एकांतर बाह्य कोण जो है ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण जो है उनका योग ये बराबर तो नहीं होते हैं, लेकिन इनको जोड़ने से 180 अंश आता है। ओके, ये भी 180 अंश आएगा। यह हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज है। क्लियर? इसको हम आगे नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में इसको हम प्रूफ भी करेंगे, प्रमेय के रूप में है। इसको कैसे सिद्ध करते हैं इसको हम नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। क्लियर? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्लियर?